आरएसएस एट 100 यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल। किसी भी ऐसी सामाजिक संस्था को 100 साल का सफर तय करना बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कैसे इतना लंबा सफर यहां तक पहुंचा, ये एक अहम विषय भी है और इसके बारे में कुछ बेहद खास चर्चा के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंगेश बापट जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार बता दें कि मंगेश बापट जी ने बहुत बचपन से, जो इनके पिताजी रहे हैं, चाहे वो अटल जी के साथ काम करने की बात हो, चाहे नाना साहब के साथ काम करने की बात हो, चाहे नानाजी देशमुख के साथ काम करने की बात हो, या फिर दत्तोपंत के साथ काम करने की बात हो, ये तमाम ऐसे बहुत शुरुआती समय के आरएसएस के प्रचारक उनके साथ आपके पिताजी लगे रहे। क्या आप इस पूरी परंपरा में देखते रहे? क्या खासियत आपने नज़दीक से देखी, महसूस की? क्योंकि ये सभी लोगों से तो आप भी वाबस्ता रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसी खासियत रही कि 100 साल का लंबा सफ़र अनवरत अब भी जारी है, उत्तरोत्तर जारी है? प्रशांत जी, 100 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बिल्कुल। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 साल में जो वटवृक्ष हमारे पीछे दिख रहा है, इस वटवृक्ष को खड़ा करना, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग से ध्यान देकर उसको पुष्पित पल्लवित होते हुए देखना, ये आसान काम नहीं होता। यानी आप जो बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी बात की जा रही है, जिसका 100 साल पूरा हो गया है इस साल, क्योंकि 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर के मोहिते बाड़े में जो पहली बार इसकी स्थापना की गई हेडगेवार जी की ओर से, केशव बलिराम पंत हेडगेवार जिनका नाम है, और आज ये सफर इस प्रथम सरसंघ चालक से लेकर मोहन भागवत तक दिखाई दे रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नाम की ये संस्था है, सिर्फ एक नहीं बल्कि उससे उपजी कई और संस्थाएं जो समाज में अलग अलग दिशाओं में, क्षेत्रों में काम कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से इस आरएसएस के वट वृक्ष के जरिए हम उन ब्रांचेस को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उसकी ओर इशारा। बिल्कुल उसकी ओर इशारा है। और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम जिस चैनल के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर बैठे हैं, न्यूज़ 18, उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत के पहले दिन से भी मैं जुड़ा रहा। तो मैंने 20 भी बहुत साल, सबसे खास बात है, ये नेटवर्क जब खड़ा हुआ तो जो 20 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और 40 साल का मेरा टोटल अनुभव हो गया। तो मैं इस बात को दर्शकों के साथ में ये साझा कर सकता हूँ कि आसान नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है 20 साल पहले जब हम इस चैनल को, इस नेटवर्क को खड़ा कर रहे थे, तो कितनी दिक्कतें आती थी, कैसी प्रॉब्लम्स आती थी। कभी कभी रात में रुकना पड़ता था, पूरे पूरे दिन भर लगे रहते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब 100 वर्ष पहले, और जब मेरे पिताजी ने 1935-36 के आसपास जब वो प्रचारक निकले थे, तब तो क्या नानाजी देशमुख के समकालीन ही देशमुख थे, एकनाथ जी रानड़े थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। मजदूर संघ की स्थापना हुई। तो और मुझे एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने सरसंघ चालक आज तक हुए हैं, हेडगेवार जी को छोड़कर, मुझे सौभाग्य मिला, मैं सबसे मिला हूँ। अरे वाह, सभी से। उसके बाद गोलवलकर गुरुजी की तो मैं गोदी में बैठा, छोटा था मैं। अच्छा। उसके बाद बाला साहब देवरस थे, माननीय रज्जू भैया थे, सुदर्शन जी थे, और मोहन जी से तो मेरी अभी पिछले वर्ष मुलाकात हुई जब घर में वो किसी से मिलने आए थे। तो मुझे सौभाग्य मिला, इन सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कुछ कारण होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इतना लंबा सफर तय कर लेने की, सफलतापूर्वक कैसे वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन इतना लंबा सफ़र तय करती है, और उस सफ़र को ही तय नहीं करती, वो बड़ी होती जा रही है। इतने विरोधों के बाद, इतने सब जो उसके खिलाफ प्रपंच रचे जाते हैं और बातें कही जाती हैं, उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है और इतना विशाल वटवृक्ष बन जाता है कि जिसमें विद्या भारती है, जिसमें भारत विकास परिषद है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, विश्व हिंदू परिषद है। बिल्कुल, यानी उसकी जड़ों को कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियों से सिंचित किया गया होगा कि वो अनवरत बड़ा होता चला जा रहा है। ब्रांचेस नई नई आती चली जा रही हैं, नई नई कोपलें आ रही है और ये वृहद रूप लेता चला जा रहा है। उन मूल बिंदुओं पर अगर आप रोशनी डालें कि वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर खास ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से आरएसएस एट 100 अप टू। बिल्कुल, चूँकि बचपन से घर में वातावरण रहा
काफ़ी बड़े अधिकारी आते जाते थे, बौद्धिक उनका अटेंड करने का मौका मिलता था। तो जो दो और पुस्तकें जो पढ़ी मैंने संघ से संबंधित, तो जो दो बातें हैं जिस पर मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगा, एक है कार्यकर्ता और दूसरा है संस्कार। दत्तोपंत जी की एक पुस्तक है कार्यकर्ता, जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आधार है वो है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए नीचे से ऊपर तक सरसंघ चालक भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। यानी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिसे स्वयंसेवक कहा जाता है, जो अलग अलग संगठनों में कार्यकर्ता कहलाते हैं। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, दत्तोपंत जी की पुस्तक में इसका जिक्र आता है कि जनरल वैद्य की जब हत्या हुई, अच्छा, तो उनकी जो शोक सभा थी उसमें लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके बारे में कहा कि ही वॉज अ वेरी गुड जनरल, ये वो सब। तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी वो उन शब्दों में आई ही नहीं जिन शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, जनरल हो चाहे वो कर्नल हो चाहे वो मेजर हो, वो सुनना चाहेगा। वो है ही वॉज अ गुड सोल्जर। करेक्ट। अल्टीमेटली यू आर अ सोल्जर। अल्टीमेटली आप जनरल बन जाएं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएं, बट यू आर अ सोल्जर। तो ये जो सोल्जर वाली भावना है वो जैसे संघ में कार्यकर्ता तो वाली। ये मूल रूप से रखी गई है भावना। कार्यकर्ता बड़ा है, कार्यकर्ता ही हूं मैं, मेरा पद कुछ भी हो, मेरे को दायित्व कुछ भी मिला हो, पर मैं कार्यकर्ता हूं। अब ये एक जो दो शब्दों का आपने प्रयोग किया, दर्शकों को बहुत ध्यान देना चाहिए यहां, और इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है कि आरएसएस की जब बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो अभी बापट जी ने एक बात कही कि पद हमें चाहे जो भी मिल जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिसे दायित्व कहा जा रहा है, दायित्व कहा आपने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी ये संगठन किस तरह से मौलिक रूप से दायित्व निभाने की ओर संकेत देता है, प्राथमिकता देता है, बजाय इसके कि उसे पद हासिल हो। यानी अधिकार की बात नहीं, दायित्व की बात। और बड़ी विनम्रता के साथ। बहुत मूल बात है ये। बहुत। और वो विनम्रता आती कहाँ से है? बिल्कुल, वो आती है आपके संस्कारों से। और जैसे हम संघ में संस्कार कहते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। और मेरे को एक प्रचारक ही हैं जिन्होंने मुझे ये छोटी सी कहानी बताई, और मुझे दर्शकों के साथ ये शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा संघ में संस्कार यानी क्या? बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। जैसे दूध होता है, अच्छा, दूध को हम गर्म करते हैं तो उस पर हम पहला संस्कार करते हैं। जब दूध गर्म हो जाता है, उसके बाद जब उसी दूध को हम उसमें दही लगाकर उस पर दूसरा संस्कार करते हैं तो उसका दही जमता है, उस पर दूसरा संस्कार होता है। उसी दही को जब हम मथते हैं, उसमें से हम मक्खन निकालते हैं। तो ये माखन तो बनने की वो प्रक्रिया प्योरिफिकेशन, वो जो संस्कार के बाद संस्कार का प्योरिफिकेशन होता जा रहा है, तो अब आपको मक्खन मिल जाता है। बिल्कुल। फिर उसी मक्खन पर जब दोबारा संस्कार होता है तो उसका घी बनता है। तो वो घी बने। और वही घी जब और अधिक संस्कार के बाद वो उसको हम संभाल कर रखते हैं तो वो बड़े बड़े रोगों के उपचार में काम आता है। वो औषधि बन जाता है। वो औषधि बन जाता है। तो संघ में जो संस्कार की प्रक्रिया है ना, वो ऐसी होती है कि किसी भी स्वयंसेवक को जो संघ स्थान पर आता है, जो संघ से जुड़ता है, वो दूध से लेकर उसको जो घी बनाने तक की प्रक्रिया है, औषधि में कन्वर्ट करने की, तो संघ में संस्कार ऐसे दिया जाता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए। अब आपने जो ये उदाहरण दिया, ये बहुत अहम, बहुत गौर करने वाला और बड़ा आकर्षक भी है कि किस तरह से दूध का जब रूप परिवर्तित होता है, दूध माखन तक का सफर कैसे तय करता है। तो ये अलग अलग रूप है, लेकिन इसमें उसे तपना होता है। तो ये तप जो है शायद इसकी मूल की बात होगी। अब देखिए, इसमें संस्कार की बात मैंने कही, बिल्कुल। दूसरी बात मैंने कही कार्यकर्ता की। अब संस्कार होता जा रहा है, कार्यकर्ता के अंदर से आप जो उसके बुराइयों को हटाते जा रहे हैं, बिल्कुल, अच्छाइयों को ऊपर लाते जा रहे हैं। और फिर कार्यकर्ता भी जब बड़ा दायित्व मिलता जाएगा तो भी वो विनम्र कैसे रहेगा। तो दत्तोपंत जी ने अपने पुस्तक में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, कि जब पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ था तो सबसे पूछा गया कि भाई तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो भगवान कृष्ण से भी पूछा गया कि आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं पत्तल उठाऊंगा, मैं पत्तल उठाने का काम करूंगा। तो वो भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने पूरे युद्ध को और पूरे महाभारत को लीडर की तरह उन्होंने
वहाँ पर संचालित किया, लेकिन अपने लिए कौन सा काम चुन रहे हैं? सबसे जो वो एक जमीनी स्तर से छोटा जुड़े हुआ कार्यकर्ता की कार्यकर्ता। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस समय मेरा दायित्व था, मुझे एक रोल मिला था, उस रोल में मैं था, लेकिन अभी मैं वो काम चुनूंगा जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए पत्थर उठाने का काम किया। इसी तरह डॉक्टर हेडगेवार जब पहली शाखा लगी तो खुद झाड़ू उठाकर उन्होंने संघस्थान की सफाई करनी शुरू कर दी। किसी का वेट नहीं किया कि नहीं मैं तो शाखा का संचालन करने वाला हूँ, मैं तो आरएसएस की स्थापना करने वाला हूँ, मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगा? नहीं। तो ये जो विनम्रता है ना, संघ में जो संस्कारों के कारण, आपको दायित्व कुछ भी मिला हो, आपका पद कुछ भी हो, लेकिन आप विनम्र रहेंगे, आप जमीन से जुड़े रहेंगे। तो अब ये होता कैसे है? उसके लिए ये जो इतनी सारी संस्थाएं बनी हैं, ये इतनी सारी संस्थाएं बनाई गई है और अलग अलग विधाओं में ये काम कर रही है लगातार। अलग अलग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, भारत विकास परिषद है, संस्कार भारती है, ये विद्या भारती है। मतलब खासतौर पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गहन काम करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं इसके लिए बनाई गई है। वो किस तरह से भूमिका निभाती है इसके और आगे बढ़ने में, और क्या मूल रूप से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं? प्रशांत जी, एक काफी वर्ष पहले, काफी साल पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षण। अच्छा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है ना, उसमें जो सरस्वती शिशु मंदिर, या जिसे विद्या भारती द्वारा संचालित जो शिशु मंदिर हैं, और मुझे गर्व है कि मैं उस शिशु मंदिर में मैं भी पढ़ा हूँ, वहाँ पर जिन चीज़ों पर बल दिया जाता है, मतलब एकेडमिक्स तो है ही है, एकेडमिक्स तो आपको करना ही है, लेकिन सर्वांगीण विकास, मतलब आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक, इन चीज़ों पर भी उतना ही जोर। तो मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो उस पुस्तक में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ था। उस पैराग्राफ में ये लिखा था कि देश आज़ाद होने के बाद अगर भारत की शिक्षा पद्धति में, प्रणाली में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षण को सही मान्यता, सही जगह दी गई होती, तो नौजवानों की बस एक पीढ़ी ने इस देश की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया होता। चूंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ चीज़ें छूट गईं, और जो चीज़ें छूटी उन चीज़ों पर ध्यान देकर, और विद्या भारती जैसी संस्थाओं ने ऐसे स्कूल्स, जिन्हें हम सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानते हैं, सरस्वती बाल मंदिर के नाम से जानते हैं, ऐसी स्कूलों का देश में पूरा नेटवर्क खड़ा किया कि सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति निर्माण भी होना चाहिए। अब ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। जो नई जनरेशन के हमारे दर्शक हैं इस वक्त समझने वाले हैं, जेनजी, जो कि नया जेनजी, उनके लिए शब्द बड़े क्लिष्ट हैं, बहुत क्लिष्ट शब्द लगेंगे उन्हें, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शिक्षा पर जोर क्यों और किस तरह की शिक्षा। अब कुछ लोग जो जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि क्या आरएसएस का मकसद धर्म विशेष से जुड़ाव लगा करके उसी तरह के कार्यकर्ताओं को बनाना और धार्मिक रूप से कट्टर बनाना जिस धर्म पर ये विश्वास करते हैं, क्या इस भरोसे के साथ कोई शिक्षा दी जाती है जो इनके शैक्षणिक संस्था है, या उसका मूल विषय क्या होता है? नहीं, सबसे पहली तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, उसमें हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, उसमें क्रिश्चियन छात्र भी पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक धर्म विशेष को लेकर। हाँ, ये है कि संस्कृति, भारत देश की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा को जो देने का जो प्रयास किया जाता है, उसमें वो संस्कृत और संस्कृत निष्ठ चीजों को समावेश करने की कोशिश, यानी भारतीयता का समावेश उसमें रहे, ये महत्वपूर्ण शिक्षा का गुण। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी अंग्रेजी की कक्षा जब होती थी, क्लास होती थी, अच्छा, तो वहाँ आमतौर पर आप स्कूलों में देखेंगे कि अंग्रेजी लिखा जाएगा, इंग्लिश लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जाता था आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा यानी मूल रूप से संस्कृत में आंग्ल भाषा, संस्कृत का शब्द था। हम उठने बैठने के लिए उत्तिष्ठ और उपविष्ट जैसी आज्ञाओं का हम वहाँ पर प्रयोग करते थे। तो कोशिश ये की जाती थी कि जिस देश में आप पैदा हुए हैं, अगर आप इटली में जाएंगे तो आपको उसी तरह की शिक्षा मिलेगी, आप फिनलैंड में जाएंगे आपको उसी तरह की मिलेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बड़ी अच्छी फिल्म है अंग्रेजी की जो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, मेक मी अ जर्मन। अच्छा, हाँ, उसमें जर्मनी में शिक्षा कैसे दी जाती है, अच्छा, उसका एक छोटा सा हिस्सा उसमें बताया गया है। वहाँ पर आपको पता है 6 साल की उम्र से पहले बच्चों को स्कूलों में डालने की प्रथा ही नहीं है। अच्छा, वो ये मानते हैं कि 6 साल से पहले बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं।
तो वो फिर उसको किस तरह से शिक्षा देते हैं, तो उन बच्चों को वो नेचर के बीच में ले जाते हैं। वो उनको नेचर के बीच, कोई पढ़ाई, कोई बस्ता नहीं है उनके पीछे, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं होता। प्रकृति उनकी गुरु है। प्रकृति के बीच में बच्चों को ले जाया जाता है और प्रकृति के बीच में ले जाके उनसे प्रकृति के साथ जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए वो दी जाती है। और भी मजेदार बात, मतलब इंटरेस्टिंग बात, उनकी माएं साथ जाती हैं। यानी जो शिक्षा है वो मातृभाषा और प्रकृति के बीच उसकी शुरुआत होती है। आप मॉडल देखिए क्या है। तो हमारे यहाँ भी विद्या भारती ने इन चीज़ों पर जोर दिया कि जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ एकेडमिक्स में खो के ना रह जाए। बिल्कुल। उसमें हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे देश की जो हमारी जो भारतीयता है उसका वहाँ पर समावेश होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने पूछा कि क्या कुछ खास एजेंडा थोपा जाता है, बिल्कुल नहीं। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, व्यक्ति निर्माण होना चाहिए, देश मतलब राष्ट्र प्रथम वाली भावना होनी चाहिए, उसको शिक्षा में ध्यान में रखा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, विद्या भारती शायद नहीं, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं बिल्कुल पूरे देश में। बिल्कुल। और कोई ऐसी जगह ही नहीं है, मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूल नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, सभी। और इवन जो पूर्व छात्रों का उनका नेटवर्क है, 10-10.5 लाख से अधिक पूर्व छात्र उनके पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्स स्टूडेंट्स नेटवर्क है। बिल्कुल। यानी ये तो शहरी स्तरों पर तो ये इस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से आदिवासी कल्याण आश्रम की तरह भी है। मतलब जहाँ पर घूर जंगलों में भी एकल विद्यालय चलाए जाते हैं, एकल विद्यालय चलाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर ही रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें और भारतीयता का उसमें समावेश हो, जो मूल रूप से हमारी परंपरा रही है भारतीयता की। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसी जाति, धर्म, मजहब या धर्म विशेष से मतलब नहीं है। भारत की जो असली परंपरा है उसको ध्यान में रख करके संगठन तैयार किया गया हमारी और शिक्षा दी जा रही है। सांस्कृतिक पहचान है। हाँ। अब बहुत से ऐसे अनुभव आते हैं लोगों को कि जब वो विदेश जाते हैं तो वहाँ उनको अंग्रेज़ी जानने के बावजूद, एक जर्मन व्यक्ति अंग्रेज़ी नहीं बोलता, अंग्रेज़ी जानने के बावजूद इटालियन व्यक्ति इटालियन भाषा में बात नहीं करता, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ पर हमने ऐसी कोशिशें की नहीं। हाँ, कि इसका अभाव रहा, बड़ा अभाव रहा। बड़ा अभाव रहा। और उससे क्या है भाई, सीधी सी बात है, एक ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी भाषा से जुड़ते हैं तो आप जाने अनजाने उसकी संस्कृति और विरासत से जुड़ जाते हैं। ठीक है। और जबकि हमारे पास एक पुरातन परंपरा है हमारी बहुत भाषा बड़ी संस्कृति की। बिल्कुल। चाहे दक्षिण की हमारी भाषाएं हों, चाहे मूल रूप से हिंदी की संस्कृत हो पाली, तो ये एक बहुत पुरानी और पुरातन भाषाओं में से एक भाषा रही है और निश्चित रूप से उसकी संस्कृति ही अपनी दुनिया इससे आकर्षित हो रही है। तो वो बनी रहे, उसकी ओर भी आरएसएस का खास ध्यान रहा, ताकि उसकी तरह से ही इनकी शिक्षा हो। और फिर अब ये संस्था इस तरह से अगर आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरह के आरोप लगते हैं मंगेश जी, क्योंकि अब इसमें तमाम तरह की बातचीत होना जरूरी है ताकि अगर किसी के दिलो दिमाग में कोई शंका है उसका भी निदान हो जाए, कि दरअसल जिस तरह के धार्मिक विचार हैं उसमें किसी तरह का अगर टकराव है तो माना यह जाता है कि आरएसएस एक तरह के विचार विशेष को पल्लवित करने में लगा हुआ है। क्या इस आरोपों में कोई सच्चाई है? और जो इनके तमाम संगठन हैं उनमें फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किस ओर इशारा करता है? सबसे बड़ा तो उदाहरण यही है कि उनका एक प्रकल्प है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, यानी उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो कहाँ टकराव तो है ही नहीं। मैंने जैसे एक बार आपको शायद पहले भी ये बात बोलते बोलते कही थी कि संघ की विचारधारा में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सभी लोग अपने हैं। वैचारिक रूप से उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है चीज़ों को देखने का, बट है तो अपने ही ना। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि हमें उनको उनके साथ बैठकर हमारा दृष्टिकोण क्या है वो बताने की ज़रूरत है और उनको अपने संस्थाओं अपने संघ के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है, इसलिए हिंदू जागरण मंच भी है, इसलिए विद्यार्थी परिषद भी काम कर रही है, विद्या भारती भी काम कर रही है। तो कहाँ, ऐसा तो है ही नहीं कि हम सिर्फ इनके बीच में ही जाके काम करेंगे, ये हमारे नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। संघ में तो सभी अपने हैं, सबको साथ लेके चलना है और उन तक पहुँचने की हमेशा कोशिश होती रहती है। और ये एक जो सबसे अहम बात है कि जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं या कुछ दिग्भ्रमित करने की कोशिश होती है या कुछ लोग हो गए हैं उसके बाद ये आरोप लगाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका 100 साल का लंबा सफ़र हो चुका है, क्या वो सनातन परंपरा या हिंदू धर्म के मानने वालों की ही भारत में मौजूदगी रहे, ऐसा मानती है आरएसएस?
और क्या इसी दिशा में काम कर रही है? बाकी धर्मावलंबियों के लिए इनकी अपनी विचारधारा में क्या जगह है? भारत में वो उन्हें कहाँ देखते हैं, देखते भी हैं या नहीं, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आरोप, देखिए आरोप तो लगेंगे, आरोप इसलिए लगेंगे क्योंकि ये देश, भारत देश जो है, यहाँ एक जो आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलती है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है और इसी देश में हो सकता है ये। बिल्कुल। आपके पास आप संघ पर आरोप लगाएं, आप जो दूसरी संस्थाएं चलती है संघ से जुड़ी हुई, उनके ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन फिर अगर सही होते तो वो संस्थाएं आज इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में लगातार बड़ी कैसे हो जाती हैं। और संस्थाएं चलती हैं लोगों से, लोगों के सपोर्ट से। बिल्कुल। जनमानस के अंदर जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। अगर लोग जुड़े नहीं होते तो इतना बड़ा वटवृक्ष कैसे बनता? मतलब जो मंतव्य है, जो मंशा है, उसको ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं, तभी वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उस परिवेश में, उस वातावरण में इस वृक्ष को अनुकूल माना जा रहा है, तभी तो वो इतना पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पल्लवित हो रहा है। विरोध तो होगा। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक परंपरा में विरोध होना कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ, बट उसका जवाब सही तरीके से चले जाए, ताकि जो भ्रमित हैं उन्हें सही पता भी चले। अब सवाल यह है कि 100 सालों का ये लंबा सफर आरएसएस का, जो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। केशव बलिराम पंत हेडगेवार ने स्थापना की 1925 में नागपुर में, विजयादशमी के दिन यानी दशहरे के दिन, और अब 2025 में 100 साल। और मोहन भागवत इस समय सरसंघचालक हैं। किस दिशा में ये आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? समाज की अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए आखिर उद्देश्य क्या है, किस तरफ ये बढ़ रहा है? जैसे बहुत सारे आरोप संघ पे लगते रहे, तो उसमें एक आरोप ये भी लगता रहा कि ये रूढ़िवादी हैं। हाँ। ये पुरातनवादी है, ये नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये आरोप लगते रहे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरसंघ चालक हैं, उन्होंने इन सब आरोपों को एक दरकिनार कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ और संघ के स्कूलों में, विद्या भारती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के, उन सबको लाया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं आप एक खास तरीके से ही इतिहास पढ़ाते हो, आप एक खास तरीके से ही भूगोल पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है। जो आधुनिक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जिनसे देश आगे जाएगा, उनको भी संघ ने एक्सेप्ट किया है। आप गणवेश को ही देख लीजिए। गणवेश जो पहले हाफ पैंट था, फुल पैंट, क्या ये बदलाव का बदलाव है? बदलाव क्योंकि समय के साथ चलने वाला, हमारा संगठन समय के साथ चलने वाला संगठन है। तो जो लोग आरोप लगाते हैं, उनको आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। 100 वर्ष, पहली बात तो 100 वर्ष का काल बहुत लंबा होता है, बड़ा सफर होता है, एक शतक पूरा होता है। तो अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है और नई नई चीज़ों को आत्मसात कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो ये तो आरोप लगाने वालों को सोचना पड़ेगा कि वो 1925 और 40 के बीच में जो हो रहा था उसको ही लेकर अपनी डपली बजाएंगे, या आज जो संघ जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उस पर अपनी बात कहेंगे। तो उनको होता क्या है, उनको वो कन्विंसिंग लगता है, वो कन्वीनियंट लगता है कि नहीं, वो 1940 और 50 में जो हो रहा था उसको आधार बना के बात कहो। बट वो तो पुरानी बात हो गई ना। अगर उस विचारधारा में भी मजबूती होती, लोगों में स्वीकार्यता होती, तो वो बढ़ रहे होते। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उस तरह की विचारधारा जो आरोप लगा रहे हैं वो कमजोर है और लोगों को उतनी हद तक स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए इनकी बात को ज्यादा माना जा रहा है और प्रचार प्रसार। अब जो सबसे अहम बात है बापट जी, आपने जो देखा है बहुत नजदीक से इस एक लंबे सफर को, क्योंकि उसके तमाम प्रचारकों का बहुत नजदीक से व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध आपका रहा है जी, क्या उद्देश्य अब आगे और चलता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसएस का? अगर 100 साल बाद ये स्थिति है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह से सक्रिय उनके अपने स्वयंसेवक निकल कर आ रहे हैं, देश को कहां ले जाना, और क्या देश ही इनके विचारों के मूल में है? बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि अब आगे की जो दिशा है, आगे का जो दिशा का निर्धारण है, वो कैसे हो रहा है। तो संघ ने कुछ पंच परिवर्तन के नाम से एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें पर्यावरण को एड्रेस किया जा रहा है, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। कुटुंब यानी जो परिवार नाम की जो संस्था है, उसको एड्रेस किया जा रहा है। वो अब उन्होंने ऐसे विषय उठाए हैं जो समाज केंद्रित हैं, जो देश को ध्यान में रखकर उन्होंने देश और देश के अंदर जो
इस समय हलचल चल रही है, उन सबको ध्यान में रख के उन्होंने सामने लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संघ जो है वो पुराने तरीके से, जो उनका कहना है हम हिंदुओं का संगठन करते हैं, हम हिंदुओं का संगठन करते हैं, और उसी डपली को दूसरे लोग ये कह के बजाते रहते हैं कि नहीं इनका तो यही काम है। ऐसा नहीं है। आज के देश के लिए, आज के समाज के लिए क्या आवश्यक है, आज जो हमें जिन चीज़ों को, जिन बातों को एड्रेस करना है, उनको भी संघ ने बहुत अच्छे से अपने एजेंडा में शामिल किया है। और वो जो है वो नए भारत के निर्माण के लिए और यशस्वी भारत के निर्माण के लिए, डेवलप्ड इंडिया के लिए, और जब डेवलप्ड इंडिया की बात होगी तो हम समाज के छोटे से छोटे यूनिट को हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, जो परिवार है, जिस कुटुंब की बात आपने कही है, क्योंकि मूल विचार भी यही है। अगर भारतीय परंपरा के विचारों की बात करें तो वसुदैव कुटुंबकम की बात कही जा रही है, यानी ये भारत की परंपरा रही है। क्या वो ही विचारों के मूल में है कि सिर्फ हम अपना ही नहीं बल्कि पूरे जगत का कल्याण चाहते हैं? क्योंकि हमारी अगर वृद्धि होगी तो इसमें किसी दूसरे का या इससे आसपास कांटेक्ट में आने वाले का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका भी विकास होगा। और विचार ये है कि वसुधैव, पूरी की पूरी धरती को एक परिवार की तरफ पर हम माने और उन सबके विकास में हम कैसे योगदान दें। और आज बड़ा अच्छा दिन है, आज डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि है और योग दिवस भी है। योग दिवस पर तो आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं जी, तो आपने जो बात कही कि सर्वांगीण विकास की बात, राष्ट्र के उत्थान की बात, जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर उन मूल्यों को लेके आना जिनसे एक अच्छा नागरिक बनता है, अपने देश के प्रति उसके कर्तव्यों का उसको बोध होता है, सारी चीज़ों को साथ लेके, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी समावेश, उसमें नई चीज़ों का भी समावेश करके चलना। तो हमें शायद आरएसएस को जिस चश्मे से लोग पहले देखते रहे हैं उनको वो उतार देना चाहिए। संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं में जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है उसको भी देखना चाहिए, और ये बिल्कुल सही समय है। 100 वर्ष के बाद भी कोई संस्था किस तरीके से और बड़ी होती जा रही है, एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ती जा रही है, इसको अगर समझना है तो आरएसएस से जुड़कर ही समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि संघ स्थान पर आएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल। बल्कि पता है कभी कभी क्या होता है कि ये कहा जाता है कि यार ये तो खेल खिलाते हैं, ये खेल में होता क्या है। इन लोगों की ये कि भी संघ की जो शाखा लगती है तो वहां पर ये करते क्या हैं? वो क्या कोई कट्टर हिंदू बनाने वाला, मतलब क्योंकि जो दूर से बैठकर देख रहा हो जो उसको लगता है। और इसीलिए तमाम सवालों को हम इसमें आज की चर्चा में शामिल भी कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं भ्रमवश या आरोपित किया गया या किसी को भ्रमित करने की कोशिश की है तो वो तमाम आशंकाएं दूर हो जाए कि दरअसल वो शाखाओं में करवाते क्या है आरएसएस वाले। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि नहीं वो मुस्लिमों से उनको परहेज है, ये अरे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक में उन्होंने जब ये उदाहरण दिए कि कार्यकर्ता क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का भी उदाहरण दिया है। अच्छा। कि जब मदीना की मस्जिद बन रही थी तो उन्होंने अपने सर पर खुद पत्थर ढोए थे। तो हर धर्म में अच्छे काम करने वाले लोग रहे हैं, तो अगर आप उनको अपने साथ जोड़कर चलते हैं तो उसके लिए प्रयास करती है संघ, अगर प्रयास करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या है, इतने वर्षों के आक्रमण से आपके बहुत सारे जो जिन लोगों को आज हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, उनका 6-7 पीढ़ी पहले वो कौन थे, उनकी उससे पहचान कराना, उनकी उनसे जान पहचान कराना, और इसी देश के नागरिक थे, इसी देश का हिस्सा थे, इसी परंपरा के, इसी विरासत का वो हिस्सा रहे। ये कोशिश संघ करता है। कुछ लोगों को ये कोशिश सही नहीं लगती, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, संघ अपने तरीके से काम करता है। उनकी कोशिश है कि हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, उनको समझाने की कोशिश। और संघ ये भी मानता है कि भाई आप जिस भी मत में हो आप उसी मत में रहें, पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, पूजा पद्धति आप अपनी रखें, उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन भारत और भारतीयता की जो परंपरा है उसका निर्वहन होता रहे। और सिर्फ भारत में ही ये संघ की शाखाओं की जो बात आपने की नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया में और ये अलग-अलग नामों से बढ़ती चली जा रही है, अलग अलग नामों से ये शाखाएं। और इसी तरह की भारत की जो असली परंपरा है वो पूरी दुनिया तक प्रचारित हो, प्रसारित हो, भारत मजबूत रहे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। संभवतः इसी दिशा में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये काम अनवरत जारी है और आगे भी शुभ संकेत। जैसा कि आपने बताया अपने इस लंबे अनुभव के साथ, आपकी ये बहुत कीमती राय और आपका एक लंबा अनुभव हमारे दर्शकों तक पहुंचा, और हम ये बिल्कुल विश्वास करते हैं कि उनकी कुछ आशंकाओं का भी समाधान इसमें जरूर हुआ होगा कई तरह के आरोपों के बीच। तो इस अनवरत यात्रा के साथ हमारी भी चर्चा की यात्रा आगे चलती रहेगी। बाबाट जी, फिलहाल चर्चा में हिस्सा लेने की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इन चर्चाओं से जो कुछ भी जानकारी आपको हासिल हुई, लगता है कि कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं या आशंकित हैं
चर्चा से अगर समाधान आपको महसूस हुआ, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें भी समझा पाएंगे आप हमारे इस चर्चा सत्र के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।